कोई नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है, तो उनके कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो भारत की अगर बात करें तो मैं 1934 के आसपास का जिक्र करना चाहूँगी उनसे जी। बाबा साहब ने अपनी किताब द फिलॉसफी ऑफ बुद्धा ऑफ बुद्धा में उन्होंने लिखा है कि 1934-35 में जो भारत के जो अबोरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया, भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, उन पे कितने वर्चुअल अटैक होते थे, ब्रूटल अटैक होते थे इतने सारे, वो भी सवर्ण हिंदुओं के द्वारा। तो उस समय उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती थी। तो बाबा साहब उस घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उन मूल निवासियों को खाने के लिए भी अनाज उपलब्ध नहीं होता था। तो एक घटना का वो जिक्र करते हुए बताते हैं कि यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में एक संयुक्त प्रणाली विकसित हो चुकी थी और वो ब्रिटिशर के हाथ में थी। तो उस समय ब्रिटिशर्स का यहाँ पे राज्य हुआ करता था। तो वहाँ के जो ब्राह्मण ठाकुर बनिया होते थे वो लोग हमारे समाज के लोग जो मजदूरी करने उनके घरों में जाते थे, तो वो क्या कहते थे, वो मांगते थे कि हमें खाने के लिए कुछ दीजिए, मुझे खाना बनाना, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो वो कहा करते थे ठीक है, वो मेरे जानवरों का गोबर पड़ा हुआ है और गोबर में जो पशुओं ने जो नाज खाया है, गोबर में वो जो नाज के दाने हैं वो फूल गए हैं, उस गोबर को ले जा और धो के खा ले जाके। तो बहुत सारे मजदूर जाते हैं तो उस नाज को ले जाते हैं, बहुत सारा गोबर टोकरियों में भर भर के ले जाते हैं। तो उन्होंने, उस महिला ने और उसके पति ने, दोनों ने उस अनाज को धोने की कोशिश की। गोबर में से वही 3-4 टोकरी गोबर उठाया, फिर उसको धुलाई की, तब जाके उसमें से 250 ग्राम नाज के दाने निकले, जैसे बाजरा, गेहूँ, मटर, जो भी उन पशुओं ने जो नाज खाया था। और ये जो गोबराहा होता था, ये टैक्स के रूप में उनको दिया जाता था। ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, ये तीनों कम्युनिटी गोबराहा के द्वारा वो टैक्स उनको देती थी कि आपको गोबराहा टैक्स ही दिया जाएगा आपको मजदूरी करने के बदले। तो वो लोग राजी हो जाते थे, उनको तो अपने बच्चे ही पालने होते थे। तो ठीक है, उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया, उसने गोबर उठाया, उसमें से नाज निकाला उसकी बीवी ने और अपने बच्चों को। वो शाम को गांव में पहले चकिया चलती थी ऐसे वाली, लकड़ी का हैंडल हुआ करता था उसमें, तो उससे उस चक्की से उसने वो गेहूँ पीसे, नाज पीस के शाम को रोटियां बनाई। बच्चों को आधी आधी रोटी पड़ी, उनके पेट भी नहीं भरे। तो ऐसी दशा हमारे समाज के लोगों की थी। और हमारे समाज के जो घर होते थे वो गांव से बाहर बने हुआ करते थे, और जो गांव से बाहर उनकी झोपड़ियाँ होती थी, गांव के जो ठाकुर ब्राह्मण बनिया होते थे, अपर कास्ट के लोग, तो उनका जो पानी है, नालियों का निकास उनकी तरफ होता था। जो आउटकास्टेड लोग जो रहते हैं, आउटकास्ट के व्यक्ति, तो उनकी तरफ उन नालियों का दलदल बहता था, बड़े बड़े सीवेज उनकी तरफ खुले हुए होते थे। उनके जो बच्चे हैं उस सीवर के पानी में डूब जाते थे, क्योंकि पानी का रास्ता ही उधर को मोड़ दिया जाता था ताकि इनकी स्थिति और दयनीय हो जाए, इसलिए। तो बाबा साहब भी इस घटना का जिक्र करते हैं। और फिर दूसरी घटना का वो जिक्र करते हैं कि 3 तरह के टैक्स 1934 में ब्राह्मणों के द्वारा उनके ऊपर लगाए जाते थे, अछूत व्यक्तियों के ऊपर। एक तो गोबराहा, और दूसरा मृत व्यक्तियों का भोजन मांग सकते हैं, या फिर 12 बजे के रात में, 12 बजे के बाद में जो भी लोग खा पी के जो भी खाना बच गया है उसको बोलते हैं लिविंग्स, जूठन। जो भी खाने के जूठन बची है वो 12 बजे के बाद में भीख के लिए गांव में वो निकलते थे। ओवरऑल पूरे गांव में घूम घूम के वो भीख मांगते थे, तो बचा कुचा वो लोग दे देते थे। तो ये दूसरे प्रकार का हो गया उनका टैक्स जीवित रहने के लिए। तीसरे प्रकार का टैक्स होता था कि वो घास फूस, कुछ पतली कुछ नरम घासें हुआ करती हैं जिनको लोग अभी साग के रूप में खाते हैं अपने भारत में। तो जैसे नाम तो नहीं बता सकती, जैसे नारी भी होता है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, पत्तेदार हरी सब्जियाँ,
सब्जियां तो नहीं, वो हरी एक प्लांट होते हैं, तो उनको वो बेच सकते हैं, या फिर वो पत्ते वत्ते तोड़ के बेच सकते हैं, या फिर वो क्या है उसका वो गन्ने से निकली हुई जो होती है बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, उनको सुखा के जलाने के जो काम आती हैं वो बाज़ार में जाके बेच सकते हैं। तेंदू के पत्ते बेच सकते हैं, केले के पत्ते बेच सकते हैं, कमल के जो लोटस का जो वो होता है लीफ होता है उसको बेच सकते हैं, जाके घास बेच सकते हैं। तो ये उनके जीवित रहने के 3 साधन थे, एक गोबराहा था और एक घास फूस बेच सकते थे, तीसरा जूठन मांग सकते थे 12 बजे के बाद में सवर्ण घरों में। तो ये उनकी तीनों चीज़ें थी। तो जब ऐसी घटना जब बाबा साहब सुनाते हैं तो मैं ही नहीं, अगर इस घटना को सुने तो पूरा विश्व रोएगा। तो अभी भी हालात बदले नहीं हैं। हालांकि हमारे देश को आज़ादी तो मिल गई, आज 15 अगस्त भी है, 15 अगस्त को लोग कहते हैं कि आज़ादी मिली, लेकिन हमारा समाज आज भी आज़ाद नहीं है, क्योंकि हमारे समाज को वो आज़ादी जो रियल आज़ादी है वो अभी उससे वो कोसों दूर है, क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक पावर नहीं है, पॉलिटिकल पावर नहीं है, उसका अपना सोशल स्टेटस नहीं है, और उसके पास एजुकेशनल सिस्टम नहीं है। और जितना भी एजुकेशनल सिस्टम है वो सारा यहाँ के जो अपर हिंदू हैं उन लोगों के पास है। उन लोगों ने हमारी जो जो पावर है उसको कैप्चर करके रखा है। उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं होने दिया अभी तक। जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो हमारे लोगों के खिलाफ हैं। हमारे समाज के 85% जो पीपल हैं यहाँ पे पॉपुलेशन है उसके खिलाफ है। इसलिए जब तक हमारे समाज के SC ST OBC के हाथ में सत्ता नहीं आएगी तब तक हमारे लोगों का विकास नहीं होगा। तो उस विकास को करने के लिए हमें खुद अपनी पावर बनानी पड़ेगी, अपना वोट बैंक तैयार करना पड़ेगा, खुद पावर में आना पड़ेगा, और तभी हम इस देश का विकास कर सकते हैं। बाबा साहब भी चाहते थे कि हमारे लोग पॉलिटिकल पावर के सहारे ना रहें, वो बिजनेस में भी आएँ, अपना मीडिया बनाएं, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाएं, उसके अलावा अपने छोटे मोटे बहुत सारे काम करें। अब तो डिजिटल एरा चल रहा है, तो डिजिटल एरा में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो शिक्षा नीतियाँ हैं वो बदलती रहती हैं। जो भारत की शिक्षा नीति है 1986 में आई थी राजीव गांधी के नेतृत्व में, तो फिर उसमें वही अब तक चलती रही। 1986 से लेकर 2019 तक वो चलती रही। अभी मोदी गवर्नमेंट में एक 2020 की न्यू नेशनल पॉलिसी आई है, उसमें भी ये देखा जा रहा है कि 3 लैंग्वेज को उन्होंने महत्व दिया है, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी, और जो भी मदर टंग है उनकी मदर टंग को उन्होंने प्रेफरेंस दी है। लेकिन उन्होंने जो मैकाले, लॉर्ड मैकाले जो थे भारत में, जिन्होंने कानून को लाए, उन्होंने जो यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी, प्री प्राइमरी जो शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर लागू की थी, उस शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए मोदी सरकार ये हथकंडे अपने अपना रही है 2020 की शिक्षा नीति लागू करके। और तो ये जो शिक्षा नीति है ये अधिकतर हमारे जो SC ST OBC समाज 85% पॉपुलेशन है इसके अगेंस्ट है। तो हमारे समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि एजुकेशन अगर लेना ही है, कितना भी वो कुछ भी हो जाए, मदर टंग ही ठीक है, मदर टंग को आप रखिए, पर लेकिन इंग्लिश पे अपना ज़्यादा जोर दें, उस पर वक्त अपना खर्च करें। अगर आपको कहीं भी स्टेबल होना है, भारत में ही नहीं, आपको पूरे विश्व में जहाँ भी स्टेबल होना है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज को अपनाना होगा। जैसे कि लॉर्ड मैकाले ने कहा था एक बार टिप्पणी करते हुए, इनके जो हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ हैं, उन्होंने कहा था कि जो भारत में जितने भी वेद, पुराण, मनुस्मृति, गीता, जितने भी इनके पुराण हैं, ये क्या है? अंधविश्वासों की खान है। तो इस खान में डायनामाइट लगाने के लिए इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश हमारे लोगों को। तो इंग्लिश हम लोगों को पकड़ना चाहिए और हम लोगों के इंग्लिश की अपनी आदत डालना चाहिए। बच्चे को इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाना चाहिए। आप कहीं से भी खरीदो किताबें, बाहर के स्टॉल से खरीद लो, ज़रूरी नहीं है कि स्कूल से मिलती हैं तो ठीक है, बाहर से एक्स्ट्रा उनको नॉलेज गेन कराओ, तभी हम सही मायने में